10 मिनट। एक मिनट रीड करने दें। अगर इसमें से आपको एक प्रिंसिपल याद आता हो, मैंने आपको बताया था कि ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट समझा जाता है। ये अगर आपको मैं याद कराऊं, डी से स्टार्ट होता है। दैट इज वन ऑफ द गैप, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स। याद है आपको? डेबिट और क्रेडिट में पढ़ा था। मैम क्या चीज मैम? ये एक गैप पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था ये प्रिंसिपल या ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है इन अकाउंटिंग, और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। पता नहीं याद नहीं है मेरे कहा था को। एक डेप्रिसिएशन था। एंट्री के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, इसको क्या नाम दिया था? ओह माय गॉड, अभी भी नहीं याद है। लाइक मैम ड्यूल एंट्री सिस्टम। हाँ एग्जैक्टली ये वाला। थैंक यू। अच्छा जी, सबसे पहला इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, मतलब वो बताने का मकसद ये है कि वो भी वन ऑफ द गैप है, जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एंट्री क्या सिस्टम। नाम बताया? डुअल एंट्री क्या सिस्टम नाम? आगे पढ़ेंगे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या डुअल। इसको एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली होता क्या है कि जो बिजनेस है और ओनर है उन दोनों की अकाउंटिंग डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, वो कोई भी बिजनेस हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं ना, उस बिजनेस का जो खाता मेंटेन करेंगे ना, उस खाते के अंदर कभी भी अपने घरेलू मामलात के नहीं लिखेंगे कि जी आपने अपने फॉर एग्जाम्पल अपने अम्मी अबू के लिए कोई कपड़े लेके आए या फलानी जगह के लिए चावलों की बोरियां लाई, उसके इतने पैसे। वो आपके बिजनेस का खाता नहीं होगा, वो घर का खाता होगा। ठीक है? जो बिजनेस है और जो घर है वो डिफरेंटली चलेंगे। और जो घर किसका, ओनर का है, चाहे दोनों का ओनर एक है, लेकिन जो वो है अकाउंटिंग दोनों की डिफरेंट होगी। यही आपका, इसको एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कि द ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट आइडेंटिफिएबल लीगल एंटिटीज। इन अकाउंटिंग a business and or an organization and its owners are treated as two separately identifiable parties, के दो different parties को की तरह इनको कंसिडर किया जाता है। इसको एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो हर बिजनेस के लिए लायबल है। जो मैंने आपको कहा, बिजनेस हो, वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, सबके ऊपर वो ये लागू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस में, चाहे सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर की जो सेपरेट एंटिटीज इन द आइज ऑफ लॉ नहीं कंसिडर की जाती, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए दे विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटीज। इसका मतलब पता है कि अगर आपको बात याद हो, हमने कहा था कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है और पार्टनर होता है ना, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल होती है जब उनके डेट्स वगैरह को सेटल करना होता है, जबकि कंपनी का ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, चाहे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल हो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी टू सेटल फॉर द बिजनेस डेट्स, लेकिन जो अकाउंटिंग पर्पस है ना, यानी कि जो अकाउंटिंग हो रही है, जो अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, उसके अंदर जो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर है ना, ये भी सेपरेट एंटिटीज ही कंसिडर की जाएंगी। ठीक है? नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसमें ये होता है, इसमें कहते हैं कि किसी पर्सन के आने और जाने से इन द कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस जो है वो चलता है और चलता ही रहेगा। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि एन एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, यानी कि चलती रहेगी। दैट इज इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। नंबर वन, एक ये बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि दैट देयर इज नो इंटेंशन टू लिक्विडेट। लिक्विडेट का मतलब होता है वाइंड अप करना या बिजनेस को खत्म करना, यानी कि जो बिजनेस ऑपरेशन चल रहे हैं उनको खत्म किया। द पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, के आने वाले वक्त में उसको बंद करने का अभी तक कोई इरादा नहीं है। गोइंग कंसर्न में क्या हो गई, दो चीजें। एक ये कि ये इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू करेगा, यानी कि हम नहीं कह सकते कि जी इतने सालों के लिए बिजनेस चलेगा, नहीं। आपने इसको, ये जो कंपनी है ये इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि आप वक्त को मुतय्यन नहीं कर सकते, गैर मुतय्यन वक्त के लिए
काम करेगा। और ये के जाहिर है अगर गैर मुतय्यन वक्त के लिए तो इट मींस कि देयर इज नो इंटेंशन टू वाइंड अप या टू क्लोज द बिजनेस आने वाले फ्यूचर के लिए। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो अकाउंटेंट है जब एसेट्स को वैल्यू कर रहा होता है तो सेल वैल्यू को कंसिडर नहीं करता। यानी कि अगर आपने कोई मशीन जो है 50,000 की ली है उसको 50,000 की रिकॉर्ड करेगा और ये मैटर नहीं करता कि उसकी कीमत मार्केट में क्या चल रही है। जैसे कि आपका मोबाइल है ना, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल इज योर एसेट, इसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे 50,000, लेकिन कल को अगर आपकी इसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाए या इसकी वैल्यू बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा सेट आपके पास है उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाए, पहले 50 का लिया था वो 55 का हो गया, आपने 50 ही लिखना है जिसपे आपने उसको लिया था। ये आपको अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा है। Moreover, he charges depreciation on fixed assets on the basis of their expected life, यानी कि जो उनकी उसकी यूजफुल लाइफ है उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाएगा, उसकी मार्केट वैल्यू पे नहीं चार्ज किया जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट।